आज का हमारा टॉपिक है युद्ध की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ वार। युद्ध और युद्ध प्रणाली उतनी ही प्राचीन है जितनी कि मानव जाति की कहानी। भौतिक संसार में युद्ध और संघर्ष मानव के पहले से ही होते रहे हैं और हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। यदि देखा जाए तो संघर्ष विश्वव्यापी है। व्यक्ति, समाज, देश और राष्ट्र, हर किसी का अस्तित्व संघर्ष पर ही कायम रहता है। यदि मानव जाति के उद्भव और विकास के इतिहास पर नज़र डाली जाए तो यह जान पड़ता है कि यह वसुंधरा यानी धरती शुरू से ही वीर विज्ञा रही है। युद्ध का महत्व मानव सभ्यता, विज्ञान और तकनीक के विकास में हमेशा से ही रहा है। युद्ध मानव सभ्यता के विकास के प्रमुख कारणों में से एक रहा है। युद्ध के परिणाम स्वरूप ही राजा और राज्य की स्थापना हुई है। बिल डुरंट ने ठीक ही लिखा है, विश्व के इतिहास में ऐसा कोई क्षण नहीं रहा है जबकि युद्ध न हुआ हो। यदि हम संपत्ति और आर्थिक संपन्नता को राज्य की माँ कहें तो युद्ध राज्य का पिता है। युद्ध अवश्यंभावी है। हेराक्लिटस ने लिखा है कि युद्ध सब वस्तुओं का जनक है, युद्ध सबका राजा है। अनेक प्रकार की सभ्यताओं का जन्म तथा विनाश हुआ, लेकिन युद्ध कभी भी समाप्त नहीं हुआ है। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे मानव को अपनी जाति, समुदाय, गांव, समाज, राज्य तथा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ा है, यानी युद्ध करना पड़ा है, जिसके कारण युद्ध के साधन के रूप में नए हथियार और समरतंत्र का विकास होता रहा है। मनुष्य के 5560 वर्षों के लिखित इतिहास में कुल 14,531 लड़ाइयाँ हुई है। मानवता की 185 पीढ़ियों में से केवल 10 पीढ़ियाँ ही शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन कर पाई है। वास्तविकता तो यह है कि युद्ध एक शाश्वत सत्य है। यहाँ तक कि यदि हम देखें, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो तब से लेकर अब तक भारत को भी 4 पाकिस्तान के साथ और 1 चीन के साथ युद्ध लड़ना पड़ा है। प्रत्येक युद्ध पिछले युद्ध से भयंकर होता जा रहा है। युद्ध के भयंकर और विनाशकारी स्वरूप के कारण आज मानवीय मूल्यों की सुरक्षा के लिए और विश्व शांति बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। यह मानव की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत गंभीर प्रश्न है, परंतु इसके बावजूद प्रत्येक राष्ट्र अपने अस्तित्व की सुरक्षा के नाम पर नए विध्वंसकारी और खतरनाक हथियारों का ढेर लगाता जा रहा है और दिन प्रतिदिन नए नए हथियारों के आविष्कार किए जा रहा है। विद्वानों और सैन्य विचारकों ने युद्ध पर अपने विचार प्रकट किए हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार से है। जैसे सबसे पहले हम आचार्य कौटिल्य, जिनको चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, उनका नाम है अर्थशास्त्र। तो आचार्य कौटिल्य जी ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में युद्ध के 3 प्रकार बताए हैं। जैसे नंबर 1 है प्रकाश युद्ध, नंबर 2 कूट युद्ध, नंबर 3 गूढ़ या तूषणीय युद्ध। तो हम पहले करते हैं प्रकाश युद्ध, ओपन वार। कौटिल्य के अनुसार किसी स्थान या समय को निर्धारित करके जब युद्ध की घोषणा की जाती है तो उसे हम प्रकाश युद्ध कहते हैं। प्रकाश युद्ध को द्रम युद्ध या ओपन वार भी कहते हैं। उनका कहना है कि जिसका सैन्य बल शक्तिशाली हो, जिसने कूटनीति में सफलता प्राप्त कर ली हो, सब प्रकार के संकटों और भय का निवारण कर लिया हो, तो उस राजा को प्रकाश युद्ध करना चाहिए। नंबर 2 कूट युद्ध या कंसील्ड वार। आचार्य कौटिल्य जी का मत था कि यदि राजा को यह विश्वास हो जाए कि उसकी शक्ति शत्रु से अधिक है, तभी ही उसे प्रकाश युद्ध करना चाहिए, नहीं तो उसे कूट युद्ध का सहारा लेना चाहिए। आगे कौटिल्य जी ने कहा है कि रात में लूटमार,
डाका, चोरी आदि के नाम से शत्रु के सैनिकों को जगाकर जब वे दिन में सोए तो सैनिकों पर आक्रमण कर मार डालना चाहिए। कवायद करके थके हुए सैनिकों को दोपहर बाद मरवा दिया जाए। मरुस्थल का दुर्ग, जंगल का दुर्ग, कंटका किरण झाड़ियों के स्थान, दलदल भूमि, पहाड़ी इलाके, उबड़ खाबड़ भूमि, नौकाएं, गायों के झुंड, कोहरा, रात्रि, इन सब को चाणक्य जी ने सत्र कहा है और इन सत्रों में या इन स्थानों में छिपकर युद्ध करना चाहिए। नंबर 3, गुड या तूषणी युद्ध, क्लैंडस्टाइन वार। इस युद्ध में शस्त्रों और सैनिकों का प्रयोग नहीं होता, बल्कि गुप्तचर दुश्मन के राज्य में अव्यवस्था फैलाने का कार्य करते हैं, जो शत्रु देश में राजपुरुषों को मिलाकर कार्य सिद्ध करते हैं। कौटिल्य जी के अनुसार विष, धोखे और गुप्तचरों के प्रयोग से शत्रु का विनाश करना तूषणी युद्ध है। शत्रु राजा के पूर्ववासियों में आक्रमण या खतरे की अफवाह फैलाकर गुप्तचर अंतःपुर के द्वार व भंडारों में नियुक्त रक्षकों को मारकर आग लगवा देते हैं। अगला आगे हैं मैकियावेली जी के अनुसार। मैकियावेली जी इटली के महान विद्वान रहे हैं। उन्होंने द प्रिंस तथा डी डिस्कोर्सी नामक पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध तभी न्यायिक होता है जब उसकी आवश्यकता होती है और कोई भी अपेक्षाकृत उच्चतम सत्ता ऐसी सत्ता के साथ न्याय नहीं कर सकती जो ईश्वर द्वारा रचे गए सर्वोच्च सिद्धांतों के अनुरूप हो। मैकियावेली द्वारा लिखित द प्रिंस और द डिस्कोर्सी नामक पुस्तकों में सैन्य संगठन और युद्ध पर ही नहीं बल्कि राजनीतिक नियमों और आचरण पर भी उन्होंने लिखा है। इन पुस्तकों में युद्ध अनिवार्य, भव्य और आतंक की शक्ति के रूप में प्रतीत होता है। जैसा कि मैकियावेली जी ने देखा था, युद्ध का उद्देश्य शत्रु का रणभूमि में सामना करना और उसे वहाँ पर परास्त करना अवश्य होना चाहिए। यही एक मात्र ऐसा मार्ग है जिससे युद्ध के उत्साहजनक परिणामों को लाया जाता है। उनके विचारों में युद्ध राजनीतिक जीवन की अत्यावश्यक गतिविधि के रूप में था, इसलिए राज्यों और उनके शासकों के लिए अत्यंत न्याय संगत था कि वे अपनी सीमाओं का विस्तार करें। मैकियावेली जी ने यह देखा कि मनुष्य अपने स्वयं के साधनों पर जीविका का निर्वाह करके कभी संतुष्ट नहीं होता है और वह हमेशा ही दूसरों पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश में लगा रहता है। इसलिए उसने रक्षा की उत्तम स्थिति में रहकर आक्रमण की स्ट्रैटेजी का समर्थन किया है। इसका समर्थन करते हुए कहा है कि हमें विस्तारवादी नीति को ही अपनाना होगा ताकि अपने गृह नगरों पर जो भी हमला करे उससे हम खुद की रक्षा कर सकें और जो भी हमारी महानता का विरोध करें उसे कुचला जा सके। अतः राज्य के सुदूर विस्तार हेतु प्रयास करना राज्य के अंदर स्वतंत्रता को बनाए रखने की पूर्व शर्त है। मैकियावेली बड़े युद्ध की बजाय छोटे और तीव्र युद्धों का समर्थक था। उनके अनुसार युद्ध का अंत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी होना चाहिए और शत्रु को पूरी तरह कुचल देना चाहिए। सब कुछ संग्राम के परिणाम पर ही निर्भर करता है, इसलिए विजय प्राप्त करने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। उनके अनुसार प्रत्येक सैन्य अभियान का लक्ष्य संग्राम होता है, इसलिए प्रत्येक अभियान को सुनियोजित और समन्वित रूप से चलाने के लिए सैन्य कमान का एक ही व्यक्ति के हाथ में होना बहुत जरूरी है। यदि राज्य में राजतंत्र है तो शासक को स्वयं सैन्य अध्यक्ष होना चाहिए। यदि गणतंत्र है तो उसके लिए वहाँ यही उचित होगा कि युद्ध काल में सेना की सारी बागडोर एक कमांडर को सौंप दे। आगे है क्लाज़विट्ज़ के अनुसार। क्लाज़विट्ज़
यह विद्वान फ्रेडरिक महान और नेपोलियन के अभियानों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। फ्रेडरिक के युग में युद्ध सरकार के व्यवसाय के रूप में संचालित होता था और सेनाएं भाड़े की होती थी, जिनके वेतन की पूर्ति राजकोष से होती थी। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के युद्ध से युद्ध जनता का विषय बन गया था और वे क्लाज़ेविट्स ही थे जिन्होंने इस विचार को तर्कसंगत बनाया कि युद्ध मात्र निरंकुश शासकों की संस्था नहीं रह गया है, बल्कि राष्ट्र के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लड़ा जाने वाला जनता का प्रमुख विषय बन गया है। युद्ध विषय पर क्लाज़ेविट्स की पुस्तक ऑन वार सबसे प्रसिद्ध कृति मानी गई है और यह ऑन वार पुस्तक उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी द्वारा प्रकाशित की गई थी। क्लाज़ेविट्स के अनुसार युद्ध कुछ नहीं बल्कि व्यापक पैमाने पर द्वंद्व है। वे इसकी तुलना दो पहलवानों के संघर्ष से करते हैं। वे इससे यह भी निष्कर्ष निकालते हैं कि युद्ध हिंसा की एक कार्यवाही है जिसमें अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु विरोधी पक्ष को बाध्य कर दिया जाता है। युद्ध में सभी कार्यवाहियों का लक्ष्य शत्रु को निशस्त्र करना होता है। यदि शत्रु को अपनी इच्छा के अनुरूप डालना हो तो हमें उसे उस स्थिति में पहुंचाना होगा जो उसके बलिदान की अपेक्षा उसके लिए अधिक कष्टकारी हो। युद्ध के प्रत्येक परिवर्तन को उसके अंतिम स्थिति के रूप में निकृष्ट स्थिति में पहुंचाना है, इन्हें बुरे से बुरे हालात में पहुंचाना है। और यह निकृष्ट स्थिति ऐसी होती है जिसमें युद्धकारी को पूरी तरह शस्त्र विहीन हथियारों से रहित कर दिया जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि युद्ध कर्म का उद्देश्य हमेशा शत्रु को पूरी तरह निशस्त्र करना या उखाड़ फेंकना होना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हिंसा को चरम सीमा तक पहुंचाना होगा। क्लाज़ेविट्स ने बिना लड़े हुए जीतने के विचार का मजाक बनाया है और कहा कि हम उन सैन्य अध्यक्षों के बारे में सुनना नहीं चाहते जो युद्ध में बिना रक्त बहे विजयी रहे हैं। दूसरी तरफ युद्ध जैसी खतरनाक स्थितियों में ऐसी त्रुटियां जो परोपकारिता की भावना से उत्पन्न होती है सबसे बुरी चीज़ होती है। वे युद्ध को कला के रूप में स्वीकार करते हैं क्योंकि उद्देश्य के लिए कला के पास रचनात्मकता होती है, जबकि विज्ञान शुद्ध ज्ञान से समृद्ध होता है। वास्तविक युद्ध 3 तत्वों से संयुक्त होता है। क्लाज़ेविट्स कहते हैं कि युद्ध को हमेशा त्रितत्व बनाना चाहिए, जो हिंसा और आवेग, अनिश्चितता, संयोग और संभावना तथा राजनीतिक उद्देश्य और प्रभाव से संगठित हो। ये 3 तत्व एक त्रिकोण बनाते हैं और शांति की अपेक्षा तनाव से अधिक प्रभावित होते हैं। ये युद्ध में पाए जाते हैं। विशेष परिस्थितियों के अनुसार इनमें परिवर्तन होता रहता है। इसलिए सिद्धांतों का विकास करने हेतु इन तीनों प्रवृत्तियों के बीच ऐसे संतुलन बनाए रखें जैसे कोई वस्तु 3 चुंबकों के बीच लटकती रहती है। क्लाज़ेविट्स ने युद्ध को राज्य की नीति को लागू करने का एक साधन मात्र माना है। युद्ध निश्चित रूप से अपना आचरण नीति के अनुसार बदलता रहता है तथा उसको इसी पैमाने से मापा जाना चाहिए। युद्ध के संचालन की प्रमुख विशेषता स्वयं नीति ही है, जो कलम के स्थान पर तलवार उठा लेती है, लेकिन अपने नियमों के अनुसार सोचना कभी बंद नहीं करती है। राज्य नीति ही वह गर्भाशय है जहाँ युद्ध का विकास होता है। स्टेट पॉलिसी इज द वोम इन विच वार इज डेवलप्ड। इसलिए संपूर्ण युद्ध के सफल संचालन के लिए उच्च स्तरों पर राजनीति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। आगे प्रसिद्ध चीनी सैन्य विचारक सन त्सू है। सन त्सू ने द आर्ट ऑफ वार नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना लिखी थी। उनके अनुसार युद्ध राज्य के लिए एक बहुत ही उपयोगी विषय है। इसका अध्ययन और विश्लेषण अत्यंत सावधानीपूर्वक और पूर्ण रूप से किया जाना चाहिए।
योजना बनाने और सैन्य अभियानों के संचालन के लिए युद्ध के तार्किक आधार पर प्रतिपादन करने वाले संतजू पहले व्यक्ति थे। उन्हें यह विश्वास था कि युद्ध में सैनिकों की नैतिक और बौद्धिक क्षमताएं निर्णायक होती है। युद्ध में शत्रु की सेना को अलग थलग करने और उनके मनोबल को ध्वस्त करने में प्रमुख बल दिया जाना चाहिए। ऐसा करके शत्रु के प्रतिरोध को तोड़ा जा सकता है और उसके राज्य को उखाड़ फेंका जा सकता है। इस तरह बिना संघर्ष किए ही शत्रु सेना को जीतकर उसके शहरों पर कब्जा किया जा सकता है। जब इन साधनों के द्वारा शत्रु को उखाड़ फेंका जाए तभी सशस्त्र सैनिकों को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि कम संभावित समय और कम से कम सैनिकों के बलिदान पर विजय को प्राप्त किया जा सके। संतजू ने कहा कि सभी प्रकार के युद्ध क्रम छल पर आधारित होते हैं, यानी सभी युद्ध धोखे पर आधारित होते हैं। उन्होंने सभी युद्ध कर्मों को कपट के रूप में ही लिया है। उनके अनुसार एक कार्यकुशल सेनाध्यक्ष को बहाना बनाने और भेष बदलने की कलाओं में कुशल होना चाहिए। उसे शत्रु को भ्रमित करने और बहकाने के विभिन्न आकारों में सेनाओं को लगाने की कला आनी चाहिए तथा अपनी सेनाओं के लगाने की योजना को सही जानकारी को अंत तक छुपाए रखना चाहिए। सेनाध्यक्ष का मुख्य लक्ष्य शत्रु के सेनाध्यक्ष का मस्तिष्क होना चाहिए। संतजू ने लिखा भी है कि हमें याद रखना चाहिए कि यदि आप स्वयं और शत्रु की शक्ति से परिचित हैं तो आपको युद्ध के परिणाम की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप केवल अपनी शक्ति को जानते हैं और शत्रु की शक्ति से अपरिचित हैं तो पराजय हो सकती है। परंतु यदि आप दोनों की ही शक्ति से अपरिचित है तो आपकी हार सुनिश्चित है। संतजू का यह कथन भी उल्लेखनीय है, इफ यू नो द एनिमी एंड नो योर सेल्फ यू नीड नॉट फियर द रिजल्ट ऑफ 100 बैटल्स। इनके अलावा युद्ध को धार्मिक स्वीकृति भी है, जैसा कि प्रसिद्ध ग्रंथ गीता में लिखा है, पृथ्वी को जीतते हुए मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे और आनंद भोगोगे। स्लेन यू विल गेन हेवन, कनकवरिंग एंजॉय द अर्थ। इसलिए लड़ने के लिए तैयार रहो और दृढ़ निश्चय के साथ रणभूमि में जाओ। महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण जी ने यह उपदेश अर्जुन को दिया था, जब अर्जुन कौरवों के विरुद्ध लड़ने के लिए अनिच्छुक थे। आगे है फिर ईसाई धर्म के अनुसार शक्ति का प्रयोग बुराई के दमन के लिए करना न्याय संगत हो सकता है। द यूज ऑफ फोर्स टू रिप्रेस एविल में बी जस्टिफिएबल। पवित्र कुरान के अनुसार युद्ध की अवधारणा आत्मसमर्पण करना नहीं बल्कि समाज से बुराइयों को समाप्त करने के लिए युद्ध लड़ना है। नॉट टू सरेंडर बट फाइट द वार टू एलिमिनेट द इविल फ्रॉम द सोसाइटी। हुसैन सेड इट इज़ बेटर डू डाई विद ऑनर रादर देन टू लाइव इन डिस्ग्रेस। जिल्लत की ज़िंदगी जीने से के बजाय इज्जत के साथ मरना बेहतर है। इसी प्रकार 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने, जिसने सिखों को लड़का गुणों से संपन्न किया, वह परम पिता परमात्मा से विनती करते हुए कहते हैं कि हे वाहिगुरु, मुझे इतना साहस और बहादुरी दो ताकि मैं नेक कार्यों से जी न चुराऊँ, दृढ़तापूर्वक लड़ने से डरूँ नहीं और जंग में जीत प्राप्त करूँ। मैं अपने लबों पर अपना नाम लेते हुए जाऊँ और यदि मौत आए तो भी मैं आपकी स्तुति करते हुए मरूँ। इसी प्रकार साम्यवादी सिद्धांत के अनुसार सभी युद्ध प्रगतिशील है। सभी युद्ध जो प्रगतिशील है वो उचित है और वो सभी युद्ध जो प्रगति को रोकते हैं अनुचित है। इस प्रकार ये हमारा टॉपिक हुआ युद्ध की अवधारणा। जय हिंद।